देखिए, इनका सवाल ये था कि एथीज़्म की हिस्ट्री मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है। मुस्लिम कम्युनिटी से इनका मतलब क्या है। दुनिया के सारे मुस्लिम एक कम्युनिटी नहीं है। दुनिया के, कल भी मैंने कहा था, आज मैं रिपीट करूँगा कि नॉर्थ इंडिया में अगेन उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। फिर मैं क्लियर कर दूँ, जो तमिलनाडु का मुसलमान है उसकी ज़बान उर्दू नहीं है। मैं कहूँ ये हॉल कंफर्टेबल है। 4 वर्ड बोला मैंने, ये हॉल कंफर्टेबल है। इसमें जो 2 मेन वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के, हॉल और कंफर्टेबल। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था? पिछड़ी जातियों की और दलित की आवाज़ कहीं से उठी है तो यहाँ से उठी है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यहाँ से आया है, तो कोई हैरत की बात नहीं है कि उसका काउंटर रेवोल्यूशन जो था आरएसएस भी यहीं से बना। My first question is, what is the history of atheism in Muslim political world? In Muslim community, In Muslim political world, what is the history of atheism? आप चाहे तो हिंदी में जवाब दे सकते हैं। नहीं, ठीक है। If you go, first of all, you can't treat the Muslims of the world as a monolith. You see, it's very strange that the Muslim, so-called Muslim countries are called Islamic world, but Europe is not called Christian world. So Muslims are not a monolith. In different countries, there are different kind of people. They have different social issues. They have different history. So I will speak only about Indian Muslims because they have their identity which is different from the Muslims of Saudi Arabia or Egypt or Libya. I mean, maybe they share some religion, but that's about all. History is not made only by religion. There are so many factors: culture, different economic forces, different political forces, topography, vocation, and so on, economics. So they are, is it clear? Any problem with the mic? भैया सवाल अंग्रेजी में करोगे तो मैं हिंदी में जवाब दूंगा तो लोग बोलेंगे मैंने कहा उनको वो हिंदी में बोल सकते तो फिर सवाल हिंदी में कीजिए। आपको हिंदी बोलना नहीं आती? हाँ? हिंदी में बोला कीजिए। देखिए, इनका सवाल ये था कि एथीज़्म की हिस्ट्री मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है। मुस्लिम कम्युनिटी से इनका मतलब क्या है। दुनिया के सारे मुस्लिम एक कम्युनिटी नहीं है। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इसको इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं। अरे भाई, तो फिर यूरोप को क्रिश्चियन वर्ल्ड क्यों नहीं कहते हो? हैं? ये एक गलत, ये मिथ है। ये जो एक पैन, जो कि मुल्ला लोग भी बोलते हैं और दूसरे लोग जो मुस्लिम नहीं हैं और उन्होंने, जिन्हें कोई ख़ास पसंद नहीं है मुसलमान, वो भी बोलते हैं। कमाल की बात है कि मुल्ला जो दावा करते हैं बहुत मुसलमान होने का, उनकी लैंग्वेज और जो जिन्हें पसंद नहीं है मुसलमान, उनकी लैंग्वेज काफ़ी मिलती जुलती है। तो ये पैन इस्लामिक वर्ल्ड को है ही नहीं, ये झूठ है। दुनिया में अलग अलग मुल्क हैं, उनकी अपनी अपनी नेशनलिटी है, उनकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। धर्म एक फैक्टर है इंसान का। धर्म से पूरा इंसान नहीं बन जाता, वो कितना भी बड़ा बिलीवर हो। उसके साथ उसकी कल्चरल हिस्ट्री होती है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है, उसकी जोग्राफिकल रियलिटीज़ होती हैं, उसका वोकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वहाँ की धरती कैसी है, क्या हुआ है, कौन सी फोर्सेज हैं, इकोनॉमिक सिचुएशंस क्या हैं, सब मिल के एक इंसान बनता है। भाषा क्या है? मुझे तो भाषा जो है, लैंग्वेज, धर्म से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है। इसलिए कि धर्म तो आप कितना भी करते हो, दिन में आधा घंटा कर लेंगे, बाकी समय 24 घंटे तो आप ज़बान बोलेंगे अपनी, सपना भी देखेंगे तो अपनी भाषा में देखें। तो भाषा आपके साथ ज़्यादा रहती है धर्म से, लेकिन उसको लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। इतनी गलत बात। तो जहाँ तक
मुस्लिम कम्युनिटी की बात है, मैं टर्किश और ईरानियन और इजिप्शियन और लीबियन मुसलमानों के बारे में मैं नहीं बोल सकता। जिस तरह से गोवा का एक क्रिश्चियन सारे यूरोप के क्रिश्चियन के बारे में कैसे बोलेगा, वो गोवा में क्या है बता सकता है। तो मैं आपसे जब कहूँगा मुस्लिम कम्युनिटी, तो मेरा मतलब सिर्फ हिंदुस्तान, हमारे लोग यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, यहाँ पर एक एथिज्म की एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही। दुनिया के, कल भी मैंने कहा था, आज मैं रिपीट करूँगा कि नॉर्थ इंडिया में अगेन उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। फिर मैं क्लियर कर दूं, जो तमिलनाडु का मुसलमान है उसकी ज़बान उर्दू नहीं है, जो बंगाल का मुसलमान है उसकी ज़बान उर्दू नहीं है। दुनिया में एक बहुत से मुल्कों का पार्टीशन हुआ है, लेकिन एक रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाया जो कभी टूटेगा नहीं, कि वहाँ मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से पार्टीशन मांगा। माइनॉरिटीज मांगती है पार्टीशन। वहाँ पर 10 करोड़ बंगालियों ने 7 करोड़ पंजाबियों से कहा कि हमको अलग मुल्क चाहिए, और बांग्लादेश बना। बांग्लादेश किस इशू पे बना? जो बहुत से इशू थे, मेन इशू था भाषा, कि आप हमको उर्दू नहीं पढ़ा सकते, हमारी जबान बंगाली है और हम बंगाली पढ़ेंगे। तो 10 करोड़ मुसलमानों ने बंगला पसंद की और उर्दू नहीं पसंद की। उसके बाद भी अगर आप उर्दू को मुसलमानों की जबान कहें तो गलत बात करेंगे। उर्दू, ये सच है कि नॉर्थ इंडिया में की ज़बान थी, तो नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों की ज़बान नहीं थी, नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं की भी ज़बान थी, सिखों की भी ज़बान थी। आज भी आपको जो मिलेंगे दिल्ली में, रेफ्यूजी मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, सिख मिलेंगे। मेरे दादा जो हैं वो तो सिर्फ उर्दू अखबार पढ़ते थे, मेरे दादा सिर्फ उर्दू लिखते थे। पहले 70s तक फादर का जिक्र होता था, दादा का होता, सभी पढ़ते थे। लेकिन ये एक झूठ, जैसे पूरी 2 नेशन थ्योरी एक झूठ थी। हिंदू और मुसलमान सब कॉन्टिनेंट की 2 नेशन नहीं है, एक नेशन। और ये 2 नेशन थ्योरी में जब झूठ बोला गया तो हिस्ट्री बांट ली। एक हिस्ट्री का वर्जन जो बनाया हिंदू हिस्टोरियन ने, एक मुस्लिम हिस्टोरियन ने, दोनों झूठे थे। जमीन बांट ली। अब भाषा कैसे बांटोगे भाई? उर्दू तो लिविंग प्रूफ थी कि 2 नेशन थ्योरी सच नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऐसा करो, नाउन तुम रख लो, वर्ब हम ले लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं था। तो उसे एक तरफ ढकेल नहीं था, तो उसको मुसलमान बना दिया गया। उर्दू में क्या मुसलमान है मुझे मालूम नहीं। एक बात ज़रूर मालूम है कि 1798 में शाह अब्दुल कादर नाम के एक साहब थे दिल्ली में, जिन्होंने पहली दफ़ा कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया 1798 में, ऑलमोस्ट 700 years आफ्टर इट्स ट्रांसलेशन इन सिंधी। जो भारत की पहली भाषा जिसमें कुरान का ट्रांसलेशन हुआ है वो सिंधी थी। जब उन्होंने शाह अब्दुल कादर ने तर्जुमा किया तो उस वक्त के जितने ये थे मुल्ला और काजी, उन सब ने कुफ्र का फतवा दे दिया इसे, कि ये आदमी ने इस गंदी ज़बान में, इस काफिर ज़बान में, इस मुल्हिद यानी नास्तिक ज़बान में कुरान का ट्रांसलेशन किया है। उसका मतलब उसको हुक्का पानी बंद कर दिया उसका। वही ज़बान 1857 के बाद धीरे धीरे उसके दाढ़ी चिपका के टोपी लगा दी गई अंग्रेज़ों के मर्जी से। और यही हिंदी जो किसी भी हिंदुस्तानी की है, उसे फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुओं की भाषा बनाया गया। भाई कहीं धर्म की भाषा होती है? भाषा होती है रीजन्स की, रिलीजन की नहीं होती है। जो केरला का मुसलमान है उसकी ज़बान मलयाली है। इतना बड़ा जो राइटर था बशीर, वो, या नजरुल, जो इतना बड़ा नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम जो बंगला का शायर था, तो बंगाली में लिखता था, वो बंगाली बोलता था, बंगाली सोचता था, उसकी ज़बान उर्दू थोड़ी थी। रीजन इलाकों की होती है। अब यहाँ देखिए महाराष्ट्र में, मैं यहाँ आप सांगली में आया हूँ, तो यहाँ मुझे कई मुसलमान यहाँ मिले, वो सब बातें कर रहे हैं मराठी में, उनकी भाषा मराठी है। तो इलाकों की ज़बान होती है।
तो जिसे उर्दू को कहना कि मुसलमानों की ज़बान है, बेवकूफ़ी की बात है, ये गलत है। अब सुनिए, ये सच है कि नॉर्थ इंडिया के ज़्यादातर मुसलमान या सिख या हिंदू उर्दू ही लिखते थे और उर्दू वहाँ डेवलप हुई। तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि उर्दू जो है, जिसे नॉर्थ इंडिया के सारे मुसलमान लिखते पढ़ते थे, अब तो नहीं रहा उतना। उसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो आप समझे भाषा क्या होती है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये बाहर से आई है कहीं से। क्या लैंग्वेज उसकी स्क्रिप्ट है? ये पीछे क्या लिखा है? नास्तिक परिषद। इसको अगर मैं लिख दूं NASTIK PRASHID परिषद, तो क्या ये इंग्लिश हो जाएगी, नास्तिक परिषद? अगर पोस्टर आप देखते हैं, कुछ कुछ होता है, KUCH HOTA HAI, वो क्या इंग्लिश है? तो स्क्रिप्ट जबान नहीं है। और अगर स्क्रिप्ट जबान होती तो यूरोप की आधी से ज़्यादा लैंग्वेजेस तो लैटिन है, इसलिए कि इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इनकी स्क्रिप्ट जो है वो लैटिन रोमन है, स्क्रिप्ट जबान नहीं। तो क्या वोकेबलरी जबान है? मैं कहूं ये हॉल कंफर्टेबल है। 4 वर्ड बोला मैं, ये हॉल कंफर्टेबल है। इसमें जो 2 मेन वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के, हॉल और कंफर्टेबल। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था? मैंने तो 2 वर्ड बोले, बड़े मेन है, और ये तो क्या है, कुछ भी नहीं। हॉल और कंफर्टेबल अंग्रेजी बोला, मगर फिर भी हिंदी बोल रहा हूं। क्यों? इसलिए कि वोकेबलरी भी लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज है ग्रामर, सिंटैक्स। अब देखो, उर्दू और हिंदी की ग्रामर क्या है? उसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस। दुनिया की ये 2 भाषाएं निराली हैं कि जिनकी ग्रामर एक। 2 भाषाओं की ग्रामर कैसे एक हो सकती है? मगर है, इसलिए कि ये एक जबान है, ये हिंदुस्तानी है, जिसको कुछ लोग देवनागरी में लिखते हैं, कुछ लोग फारसी रस्मुल खत में लिखते हैं, लेकिन ये भाषा एक है। और इसे आर्टिफिशियली अलग किया गया है, झूठे मुश्किल वर्ड डाल के इधर, झूठे मुश्किल वर्ड डाल के उधर, कॉन्शियसली अलग करने की कोशिश की गई है, और ये हिस्टोरिकली हुआ है। तो जहां तक उर्दू का संबंध है, उर्दू एक प्योर इंडियन लैंग्वेज है। इसकी जो बेस है वो है खड़ी बोली। जो हिंदी है, आज की हिंदी, वो भी खड़ी बोली पे बनी है। ये दोनों एक ही जगह से निकली। उनका सोर्स जो है खड़ी बोली, एक डायलेक्ट है। डायलेक्ट उसे कहते हैं जिसकी स्क्रिप्ट नहीं होती। जबान है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है, उसे डायलेक्ट कहा जाता है। तो ये एक डायलेक्ट है जिसे कुछ लोग पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने लगे। पर्शियन क्यों लिखने लगे? इसलिए कि वो मुसलमान थे? नहीं, पर्शियन तो यहाँ जहाँ बैठे यहाँ भी थी। यहाँ के भी बादशाहों की ज़बान, ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। पर्शियन एक ज़माने में वो थी जो आज इंग्लिश है। हमारे भाई जो हिंदी बोल लेते हैं, इंग्लिश में सवाल किया नहीं उन्होंने? तो पढ़े लिखे लोग वो कहलाते हैं जो अंग्रेजी बोल लेते हो। उसी तरह से उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग वो माने जाते थे जो पर्शियन जानते हैं। और ये यही नहीं था, ये पूरे सेंट्रल एशिया में था। यहाँ देखिए, पेशवा, पेशवा तो पर्शियन वर्ड है। पेश का मतलब है जो आगे, पेशवा जो आगे चले, लीडर। तो ये इतने वर्ड हैं इसमें। मराठी में तो बहुत वर्ड हैं पर्शियन के, और अरबिक के भी। मतलब कितने लोगों को मालूम है कि मवाली जो है अरबिक वर्ड है? खलास, खलास अरबिक वर्ड है। पर्शियन बहुत नीस नाबूद, ये जो मिनट्स होते हैं असेंबली के, उसको बोलते हैं अहवाल मराठी में। तो ये सब, और
वर्ड एक जगह से दूसरी, यहाँ पर ये समंदर है, यहाँ दरिया। फैक्ट ये है कि हम लोग उर्दू वाले समंदर बोलते हैं और दरिया कहते हैं नदी को। जो पर्शियन का वर्ड है दरिया, उसका मतलब है समंदर। मराठी लोग सही बोलते हैं उसे, हम गलत बोलते हैं। तो ये जो लैंग्वेज उर्दू है, ये इसकी एक डिस्टिंक्शन है। दुनिया में जितनी भाषाएं हुई हैं, चाहे वो ग्रीक हो, रोमन हो, संस्कृत हो, अरबिक हो, इनकी जो शुरू की पोइट्री है वो हमेशा धार्मिक रही है। देवी देवताओं के बारे में, गॉड के बारे में, कोई होली रिचुअल के बारे में, उसके कोई जो रीत रिवाज रिलीजियस है उनके बारे में। फिर धीरे धीरे मोहब्बत की बातें होने लगी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल और सोशल सेंस आया पोइट्री में। उर्दू एक भाषा है, ये कैसे हुआ मालूम है। उर्दू पोइट्री शुरू हुई है सेकुलर और एंटी रिलीजियस। गज़ल एक फॉर्म है राइटिंग का जिसमें सबसे ज़्यादा पोइट्री ट्रेडिशनली हुई। में क्या होता है, गज़ल एक बड़ी, पहले क्या है गज़ल? गज़ल बोलते तो बहुत है लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये है क्या स्ट्रक्चर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये एक जैसे बिस्किट का डिब्बा आता है जिसमें एक ही डिब्बे में नमकीन, मीठा, क्रीम वाला, बटर वाला, खारा बिस्किट, हर तरह के बिस्किट एक ही डिब्बे में। गज़ल भी ऐसे ही बिस्किट का डिब्बे जैसा है। गज़ल में हर दो लाइनें, एक पंक्ति दो होती हैं, जो एक शेर हो गया, वो अपने अंदर कंप्लीट है। उसका पिछले से और अगले शेर से कोई संबंध हो नहीं हो, कोई ज़रूरत नहीं। हर शेर अपने अंदर एक कंप्लीट स्टेटमेंट, जिसका आगे पीछे से कोई संबंध नहीं। तो फिर ये साथ में कैसे हैं? साथ में ये यूं है कि मीटर एक है, फिर राइमिंग एक है, काफिया जैसे बोलते हैं, दवा, मिला, हुआ, किया, भला, ये राइम चल रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ है जो सिर्फ पर्शियन पोइट्री में हम लोगों ने पर्शियन से लिया है, और आज चाहे पंजाबी में होती हो, मराठी में होती हो, गुजराती में होती हो, गज़ल लिखी जाती है इन लैंग्वेजेस में, उर्दू में, हिंदी में, उसमें भी इसको लिया गया है। वो चीज़ है रदीफ़। रदीफ़ होती है कि जो काफिया या जो वो है राइम है उसके बाद आता। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो ये दवा हुआ तो राइम है, क्या है जो रिपीट हो रहा है, ये क्या है? ये रदीफ है। ये अरबिक में नहीं है, ये संस्कृत में नहीं है, ये इंग्लिश में नहीं है, ये इटालियन में नहीं है, ये जर्मन में नहीं, ये सिर्फ यहाँ है। रदीफ नहीं होती, राइम होता है। अगर वर्सवर्थ लिखेगा तो लिखेगा a flower by a mossy stone half hidden from the eye, fair as a star that only one is shining in the sky. तो आई और स्काई, मगर रदीफ नहीं। दोहा अगर लिखेगा रहीम, रहीमन मुश्किल ला पड़ी टेढ़े दोहू काम, सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम। तो राम और काम राय में रदीफ नहीं होगी, दोहे में रदीफ नहीं होती। तो ये इसमें होता है। अब अगर दो लाइन में कंप्लीट बात कहनी है तो फिर आप जब बात करते हैं और शॉर्ट में बात करने लगते हैं तो हम मेटाफर बना लेते हैं कि ये वर्ड के ये मीनिंग है। तो एक वर्ड बोला और दूसरा समझ गया, दोस्तों में बहुत होता है। उसी तरह से सिंबल्स बनाए गए हैं गज़ल में। गज़ल में हीरो कौन है गज़ल का? या तो आशिक, और या रिंद। रिंद का मतलब ड्रंकर्ड, शराबी। हीरो, विलन कौन है? शेख, जाहिद, नासे, मुहतसिब, ये सारे वर्ड्स हैं। शेख का मतलब मौलवी, नासे मतलब जो नसीहत करने वाला, सब बताना कि ये धर्म अधर्म है, ये सही है, ये गलत है। जाहिद प्योरिटन, मुहतसिब मॉरल पुलिस। ये सब जो हैं ये विलन्स हैं गज़ल के, और हीरो है रिंद। अच्छा, रिंद का मतलब ड्रंकर्ड नहीं है जो इस्तेमाल हो रहा है गज़ल में। रिंद का मतलब है फ्री थिंकर। और आपको शेर सुनाऊंगा तो बताऊंगा कैसे है।
जो अच्छी जगह है वो है मैखाना, जो बुरी जगह है, गलत जगह है, बोरिंग जगह है, वो है हरम, मस्जिद। ये गजल की लैंग्वेज है कि मगर ये सिंबल्स हैं, बात कुछ और हो रही है। जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम, जिन्हें प्यास है उन्हें कम से कम, जिन्हें प्यास कम उन्हें दम बदम। मेरे साखिया तेरे मैकदे का निज़ाम है कि मजाक है? निज़ाम, सिस्टम। वो कह रहा है कि जिनको प्यास है उन्हें कम से कम तुम देते हो, और जिन्हें प्यास नहीं है उन्हें तुम पैक पे पैक दिए जा रहे हो। तो ये तुम्हारे मैकदे का ये सिस्टम है कि मजाक? ये किसके बारे में बोल रहा है? ये इस सोसाइटी के इकोनॉमिक सिस्टम पे है, ये शराब पे थोड़ी है। ये सिंबल्स पोएटिक इस्तेमाल किए जो बरसों पहले की शायरी है और आज की, मतलब बहुत पुरानी लैंग्वेज, ज़रा डिफ़िकल्ट भी होती है, मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कि आपने कहा ना कि मुस्लिम ट्रेडिशन में, मुसलमान शायर हैं सब जिन्होंने लिखा है कि अकायद वहम है, मज़हब ख्याल खाम है साक़ी, अज़ल से ज़हन इंसान बस्ता ओहाम है साक़ी। ये जो बिलीव्स हैं दे आर ऑल रॉन्ग। रिलीजन इज़ अ वेरी वीक आइडिया, मैं लिटरली ट्रांसलेट कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग द ह्यूमन माइंड इज अ बैग ऑफ सुपरस्टिशंस। ये उर्दू शायरी है जो कल मैंने आपको शेर सुनाए थे कि जाए है जी निजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में। तो ये जो सारे के सारे जो पोइट्री है, आप जितने बड़े पोइट्री लो, मीर है जिनके नाम सुने होंगे आप लोगों ने, मीर, गालिब, सौदा, जो बड़े बड़े शायर हैं, ये सब एथिस्ट हैं। इन सब ने सारी जिंदगी धर्म के खिलाफ बात लिखी है। तो ये ट्रेडिशन जो है उर्दू में, और नॉर्थ इंडियन उर्दू, मैं दूसरी भाषाओं के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। जो मुसलमान अरबी बोलते हैं या जो तमिल बोलते हैं, तेलुगु, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं ये बता सकता हूँ कि उर्दू स्पीकिंग नॉर्थ इंडियन मुस्लिम में सेकुलरिज्म और एथीज्म और एग्नोस्टिज्म की ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग और बहुत पुरानी। मेरा, जब हम रिलीजियस फैसिज्म की बात करते हैं भारत में, तो हम कई बार पॉलिटिशियंस को दोष देते हैं, पर जो लोग उन्हें इलेक्ट करके देते हैं उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। मतलब एक तरह से एक डॉक्टर अपने पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करता है। तो क्या हिस्टोरिकली भारतीय इंसान, भारतीय आदमी, इंडियंस हिस्टोरिकली सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में थोड़े आलसी है? क्यों नहीं? और आप तो जहाँ बैठे हैं यहाँ से तो शुरू हुआ भाई। ये तो महाराष्ट्र ने कितना बड़ा रोल किया है सोशल रिफॉर्म के लिए। जो पूरा, अगर पिछड़ी जातियों की और दलित की आवाज़ कहीं से उठी है तो यहाँ से उठी है। सबसे बड़ा रेवोल्यूशन यहाँ से आया है। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि उसका काउंटर रेवोल्यूशन जो था आरएसएस भी यहीं से बना है। इसलिए कि यहाँ के लोगों को सबसे पहले पता चल गया था कि अब लोग जाग रहे हैं, तो भैया कुछ करो। तो यहाँ पर, यहाँ तो ये तो महाराष्ट्र तो जो है, ऐसा नहीं है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया ऐसे ही बना हुआ है। महाराष्ट्र हमेशा गेटवे ऑफ इंडिया रहा है। जो भी नए थॉट आए हैं, ख्याल आए हैं, जो दुनिया की, हिंदुस्तान की पहली लेडी डॉक्टर अगर महाराष्ट्र की थी तो ऐसे नहीं थी। जहाँ एजुकेशन के लिए जो काम किया वो मामूली नहीं है। एक यहाँ और एक बंगाल में, दो जगह एजुकेशन पे सीरियस काम बड़े बरसों से शुरू हुआ था। तो हर स्टेज पे लोग आए हैं। अब आपकी मर्जी, आप किसकी बात सुनना चाहते हैं। मैं तो आपको मिसाल दूंगा, इसका पैरेलल दुनिया में कहाँ है कि एक मुल्क जो है कम्युनल उस पर बढ़ जाता है, कम्युनल इशू पे, टू नेशन थ्योरी पे मुल्क बढ़ जाता है। उसके बाद भी एक हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है जो सेकुलर।
इससे आगे आप क्या कहेंगे? ये मामूली बात है, ये तो हैरत की बात है। ये इसका पैरेलल आप मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में बताइए कहीं। उन्होंने कहा तुम ये कह रहे हो कि हम मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, तुम बनाओ, हम हिंदुस्तानी कंट्री बनाएंगे, हम हिंदू कंट्री नहीं बनाएंगे। ये इससे बड़ा सोच क्या हो सकती है? तो ऐसा नहीं है कि हमारा लिटरेचर देखिए, जो भी मैंने लिटरेचर दूसरी लैंग्वेजेस का भी ट्रांसलेटेड ही पढ़ा है, सारी लैंग्वेज तो आप नहीं सीख सकते, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, लिटरेचर आप ज़रा देखिए यहाँ के बड़े राइटर्स को, मराठी के क्या लिखा है उन्होंने, या बंगाली के क्या लिखा है उन्होंने, उर्दू के और हिंदी के राइटर्स ने क्या लिखा है। ये जो सारे बड़े राइटर आपको मिलेंगे वो राइट विंग नहीं होंगे, वो लेफ्ट विंग होंगे या लेफ्ट ऑफ द सेंटर होंगे। दुनिया की हिस्ट्री में राइट विंग जो है वो सब जगह मौजूद है, लेकिन एक बड़ा पोएट नहीं पैदा कर सका। पोएट अगर बड़ा होगा तो वो लेफ्ट का ही होगा, हो ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ क्या रहा, आप पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, कृष्णचंद को पढ़िए, मंटो को पढ़िए, इन्होंने कैसे सेकुलरिज्म की बात की है अपने फिक्शन में। आप पोएट्स को पढ़िए, फैज़ को पढ़िए, मजाज को पढ़िए, साहिर को पढ़िए, इन्होंने कैसे बात की है अपनी पोइट्री में सेकुलरिज्म की। तो लिटरेचर में हमेशा जो बड़े लोग रहे हैं उन्होंने सेकुलरिज्म की बात की है, अच्छी और ओपन माइंडेडनेस की बात की है, सोच की बात की। उन्होंने छोटा दिल, छोटा दिमाग बनाने की कोशिश नहीं की है। और है, अभी आप पर है कि आप किधर जाएं। और मैं तो समझता हूं आप राइटर्स को छोड़िए, रिफॉर्मर्स को छोड़िए, ये हिंदुस्तान के कल्चर में है। इंडियन कल्चर ही जो है वो खुले दिल का है। आप उसे पकड़ के दूसरी तरह का सेमेटिक बनाने की कोशिश करें, वो बनेगा नहीं। आप चाहें कि उसका एक अल्लाह, एक काबा, एक किताब हो जाए, नहीं होगी। वो इस कैद में जा ही नहीं सकता, उसके जीन्स में नहीं है, उसे खुला रहना है। ये इत्तेफाक है क्या कि इंडिया में है डेमोक्रेसी, और जब चलते हो इंडिया से तो मेडिटेरेनियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं मिलती? क्यों? क्या वजह है कि यहाँ हुई और आगे नहीं हुई? अगर आप बच्चे को ट्रेन करेंगे कि बेटा यही सच है और कुछ सच नहीं है, यही सही है और कुछ सही नहीं है, तो बच्चे का तो टेम्परामेंट डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। अगर आपको 5000 साल से ये सिखाया जा रहा था, और ये बिठा के नहीं सिखाया गया था, वो जीवन की पद्धति है कि ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है, वो अपनी जगह सही है, अपनी जगह सही है, ये मानता है, नहीं मानता है तो भी ठीक है, वो क्या करता है वो भी ठीक है। तो आप में डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट पैदा होता है कि भाई ठीक है, अलग अलग विचार है। ये अभी जो हो रहा है, ये जो मिडिल ईस्टर्न थिंकिंग है, वो यहां आ रही है धीरे धीरे। अरे तुम तो तरक्की इसलिए की हो दोस्त, तुम तो जो बने हो इसलिए बने हो कि तुम ऐसे नहीं थे और ऐसे नहीं हो। तुम ऐसे हो गए तो वैसे ही हो जाओगे जैसे हैं, ये देख लो। तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पॉजिटिव फोर्सेस, सेकुलर फोर्सेस, एथिस्टिक फोर्सेस, एग्नोस्टिक फोर्सेस हमेशा रही हैं, आज नहीं। 3500 साल, 4000 साल पहले चारवाक तो हमने दिया ना, हमारी धरती पे हुआ। अभी मैं एक ऋग्वेद की मैंने हिम पढ़ी है जो मेरे पास है यहाँ, ये मेरे फ़ोन में, और मैंने अपने दोस्त को भेजे और मैंने कहा कि इसे पढ़ो तो दिल गर्व से भर जाता है कि हजारों साल पहले हमारे पास वो फिलोसफर थे जो यूनिवर्स को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बड़ा ग्रैंड मास्टर चेस बोर्ड को देखता है कि ये कैसे गैम्बिट कैसे मूव हुआ होगा, क्या हुआ, कि हुआ कैसे, नहीं हुआ, कोई पहले एग्जिस्टेंस था या नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं था। जो सवाल है उसमें जो सोच है वो इतनी बड़ी है, यूनिवर्स के बराबर है वो सोच। 4500 5000 साल पुराने आदमी की जो ऋग्वेद में अपना दे रहा है ज्ञान, तो हम तो वहां से आए हैं।
अभी हमको किधर ले जा रहे हैं लोग, हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये रास्ता हमारा रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता ये है कि हम अपनी सोच को, अपने दिल को, अपने दिमाग को खुला रखें। जो बात आती है आने दो, सुनते हैं, ठीक लगेगी मानेंगे, नहीं तो जो मानता है मानने दो। ये हमारा रवैया रहा है, ये हमारा एटीट्यूड रहा है। तो ये सोचिए कि हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी में एथीज्म की या ऑब्जेक्टिविटी की या एनालिसिस की कमी रही, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सर, आज की तारीख में एक 70 साल का आदमी भारत का सबसे ज़्यादा रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन करता है। इंटरेस्टिंग बात ये कि ये 70 साल का जो आदमी है, ये 70 साल पहले जन्मा है, मतलब वो गांधी सेक्युलरिज्म में पला बड़ा हुआ। फिर भी आज उसे क्या हो गया है, मतलब क्या वो सब, एक सेकंड, क्या वो सब झूठा था, क्या वो सब फसाड था, दिखावा था, या आप उसका दिमाग खरीद सकते हो, क्या हुआ क्या है उसे? आपने ये बात जो कही 70 साल के मामले में मैं ज़रा टची हूँ, इसलिए कि मैं हो चुका हूँ 70 का। तो ये बताइए कि कोई सर्वे किया गया भारत के 70 साल के लोग क्या सोच रहे हैं आजकल? ऐसा कोई सर्वे है आपके पास? आपने 70 साल के आदमियों को ब्लेम कर दिया कि सबके सब बड़े धार्मिक हो गए और कम्युनल भी हो गए हैं। ये किस सर्वे से आपने पता लगा है? ऑन द कॉन्ट्ररी, 70 साल का जो आदमी मिलेगा, देखिए कुछ 70 साल के लोग गर्दन हिला रहे हैं वहाँ कि हम बिल्कुल ऐसे नहीं हैं, तो वो कहेगा कि ये क्या हो रहा है भाई। वो धार्मिक जरूर था, वहाँ मेरी उसकी विचार में और सोच में अंतर है, लेकिन उसका धर्म जो था वो उस तक रहता था, उसके व्यवहार में नहीं था, उसकी सियासत में भी नहीं था, और ना है, आज भी नहीं है। आज भी हिंदुस्तान के इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 60 से ऊपर, कभी 63, कभी 65, कभी 66, तो वोट उन्हें जाते हैं जो बहुत धार्मिक नहीं है, जो अपने को सेकुलर कहते हैं। वो कितने सेकुलर होते हैं नहीं होते हैं अलग डिस्कशन है, लेकिन उनको नहीं जाते जिनके बारे में आपकी राय होगी कि कम्युनल है, वो हैं कि नहीं दूसरी बात। तो हिंदुस्तान की जो जनता आज भी जो ज़्यादातर है, वो अपने वोट को धर्म के नाम पे नहीं दे रही है। सही सर, एक वही 70 साल का भी क्वेश्चन है कि अगर एक 70 साल का हिंदू इंसान, हिंदू आदमी अगर ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो उस वक्त एक 70 साल का भारतीय मुसलमान क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, उसकी उस पर क्या रिएक्शन है? फिर आप टर्न कर रहे हैं कम्युनिटीज को मोनोलिथ में। मोनोलिथ मतलब कि सब एक है, एक नहीं होते। कम्युनिटी भी शहर की तरह होती है। अब सांगली है, मैं ये बोलूं, सांगली का जो आदमी है ना, बड़ा कंजूस होता। अरे ये कोई बात हुई? अरे भाई, सांगली में हर तरह के लोग हैं, कोई कंजूस भी होगा, कोई बहुत दिलवाला भी होगा, कोई अपने पैसे लुटा देता होगा, कोई संभाल के रखता होगा, कोई कंजूस। कुछ एक एटीट्यूड थोड़ी पूरे शहर का हो सकता है। यह मैं तारीफ करूं, सांगली में एक बात है, जितने लोग कार बड़ी अच्छी चलाते हैं। अरे पागलपन की बात है भाई, कुछ अच्छी चलाते होंगे, वो जाके कहीं खंबे से मार देते होंगे, कुछ को आती ही नहीं होगी चलाना। तो पूरी जो एक कम्युनिटी है, शहर भी तो एक कम्युनिटी है ना, उसके बारे में एक ओपिनियन बनाना गलत है। कोई हिंदू बुढ़ा होगा जिसने ये लिखा कि हिंदू जाति और हिंदू धर्म खतरे में, कोई हिंदू बुढ़ा कहेगा ये बकवास है। तो अलग अलग लोग हैं ना। कोई मुसलमान बुढ़ा होगा कहेगा अरे ये तो अब हिंदू बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। कोई मुसलमान बुढ़ा होगा जो कहेगा ये क्या बकवास हो रही है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग रिएक्शन है। एक आदमी को पूरी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं बना सकते। और बाकी ये कि जिस मुल्क में आप 81% है, 82% है, जहाँ का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जहाँ का आर्मी का चीफ, जहाँ पर
कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कमिश्नर, जहाँ पर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, जहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन, ज़्यादातर हिंदू ही हैं और होना भी चाहिए थे कि 81% हो। वहाँ अगर आप खतरे में हैं तो फिर आपका बचना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। जी सर, स्थिति ऐसी है कि आज ग्लोबलाइजेशन में पैसा ये जो चीज़ है ये केवल एक देश की नहीं रही है, पूरी दुनिया में पैसा आज बांटा जा रहा है, पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा है। मनी इज नॉट, मनी डजंट हैव एनी कंट्री एनी मोर, जी money is a currency of the world. So if you look at it, is political discourse completely up for sale in India? मतलब अगर मैं 5 बिलियन रुपए लेकर अगर भारत आऊँ तो क्या मैं पब्लिक डिस्कोर्स भारत का खरीद सकता हूँ? ये मेरा सवाल है। क्या स्थिति है इस पे, आपको क्या लगता है? भाई देखिए, पैसे की अपनी ताकत होती है, उससे इनकार कर देना तो बेवकूफ़ी की बात होगी। लेकिन पैसे ही की ताकत होती है ऐसा भी नहीं, और भी बहुत ताकतें होती हैं समाज में जिनमें बहुत दम होता है। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका में पैसे वालों का बस चलता तो दोबारा ट्रंप को जितवा देते, तो नहीं जीता ना। वहाँ से ज़्यादा तो पैसे वाले दुनिया में कहीं हैं नहीं। उनका इंटरेस्ट यही था कि ट्रंप जीत जाए। वो सबके सब रिपब्लिकन थे और प्रो ट्रंप थे। सारी बड़ी बड़ी आज भी जो वहाँ की मेजर कंपनीज हैं, एलॉन मस्क साहब जैसे जो लोग हैं, वो सब ट्रंप की तरफ थे, तो नहीं जीता ना वो। तो ऐसा नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, पैसा है, ये कहना पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तो ये नादानी होगी, आंखें बंद कर लेना होगा। पैसा समाज में बहुत सारी बड़ी ताकत है और वो इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वरना तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा हो वही हर इलेक्शन जीत जाए। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है, नहीं होता है, आपने भी देखा है। 1985 में आपकी जो अर्जुन फिल्म है उसमें एक एंग्री यंग मैन, अनएम्प्लॉयड मैन की कथा है, कहानी है। अर्जुन सनी देओल की, जिसमें वो छोटे छोटे क्षण है, जब से वो बस में चढ़ता है और एक कोई बदमाश किसी एक औरत को छू कर परेशान कर रहा है उसे, और इन हर चीज़ से उस कैरेक्टर को, सनी देओल को गुस्सा आता है। तो आज वो एंग्री यंग मैन कहाँ है? आज की तारीख में क्या वो मोबाइल में बिजी है? कहाँ है? उसकी रिवोल्ट की जो शक्ति है, उसकी क्रांति की जो शक्ति है, वो कहाँ है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये वाकई ये थोड़ा सा परेशानी की बात है और इसको मैं बिल्कुल नकार दूं तो झूठ बोलूँगा। सच ये है कि ये जो कहना चाहिए कि फ्री मार्केट आई है, उससे बहुत खूबियाँ भी आई, बहुत भला भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके साथ ये लाइफ में भी पैकेज होते हैं, हर पैकेज में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है। इसमें एक फ़र्क हो गई है, कलेक्टिव थिंकिंग। हम कमज़ोर हो गया और मैं मजबूत हो गया। हम नहीं सोचते, ग्रुप थिंकिंग कम हो गई है। आदमी सोचता मार्केट में मुझे आगे बढ़ना है, मैं अपना रास्ता कैसे बनाऊं, मैं कौन सी सीढ़ी इस्तेमाल करूं कि ऊपर चला जाऊंगा, किस जीने पे पैर रखूं, कौन से स्टेप ठीक रहेंगे, ये उसका फोकस हो गया। हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग ये फ्री मार्केट में खुद ब खुद कम हो जाता है। तो कहीं ये हुआ है। आज जो 70s में हमको दिखाई देता था नौजवान में आक्रोश, वो आक्रोश अभी तक उस हद तक नौजवानों में नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि सब घर बैठे हुए हैं, ग्रुप्स हैं। हुआ यह है कि समंदर बहुत बड़ा हो गया है, अब उसमें रोशनी के छोटे छोटे टापू हैं, एक दूसरे से बहुत दूर। ज़रूरी है कि वो कनेक्ट हो, और अगर वो कनेक्ट हो गए तो वो बहुत बड़ी रोशनी बनेंगे। एक द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हीरो, ये बहुत ज़रूरी रहा है सिविलाइजेशन की पूरी प्रोसेस में। जैसे गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी, ये सेक्युलरिज्म के बहुत मेजर हीरोज़ थे। टू एन एक्सटेंड राजीव भी, उनको भी एक करिश्मा था। पर पीवी नरसिंह राव और देन मनमोहन सिंह,
ये इकोनॉमिक इंटेलेक्ट तो था पर हीरोइज्म का डिक्लाइन हुआ। तो ये जो पोस्टर बॉय जो है, द पोस्टर ऑफ अ मूवी वाज डाउन, तो क्या आज आपको लगता है कि एक सेक्युलरिज्म का जो हीरो है वो मिसिंग है? आपकी बात में कुछ सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। इस वक्त कहीं एक एक करिज्मेटिक लीडर की कमी है। सेकुलरिज्म का आइडिया समाज में ज़िंदा है, लोग उसके लिए बेचैन हैं। उस पर ज़रा सी भी आँच आती है तो लोगों में एक बेचैनी पैदा होती है, लोग खुश नहीं होते अगर ये कम हो जाए। उसके हो सकता है कि वो उसका गलत रीज़न ढूंढते हों, रीज़न सही नहीं ढूंढ पाते हों, लेकिन सेकुलरिज्म कम हो या हार्मनी सोसाइटी में कम हो, ये लोगों को डिस्टर्ब करता है। आइडियाज़ भी फ्लोट हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त एक ऐसा करिज्मेटिक लीडर नहीं है सेकुलर फोर्सेस के पास जिसको देख के सब मान जाएं कि यही है। अब ये अच्छा है या बुरा है मुझे नहीं मालूम, इसलिए कि होता क्या है कि जब आप एक ऐसा करिज्मेटिक लीडर ढूंढते हैं, और हमेशा हिस्ट्री में ये होता है, तो फिर आपका फेथ फिलॉसफी से ज़्यादा लीडर पे होने लगता है। जो उसका दर्शन है वो कम हो जाता है और लीडर का दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका दर्शन करना। ये दर्शन में फिलॉसफी के सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कम हो जाती है, नेता हो जाता है। ये कम्युनिज्म के साथ हुआ कि कम्युनिज्म एक फिलॉसफी थी जिसको रशिया में और रेवोल्यूशन में लेनिन और उसके बाद स्टालिन ने लीड किया, तो ये तो सुपरस्टार बन गए, लेकिन लोगों का ध्यान कम्युनिज्म से हट के हार्डकोर कम्युनिस्टों का भी उन पे ज़्यादा चला गया, उन्हें देवता बना दिया। तो मुझे मालूम नहीं कि ज़्यादा मैच्योर्ड बात क्या है कि आपके पास एक करिज्मेटिक लीडर हो जिस पे आप अपनी पूरी आस्था और फेथ रख दें, वो एक तरह का वो आपका रिलीजन बन जाए, या ये कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर करिज्मेटिक लीडर ना हो लेकिन आप वफादार रहें उस फिलॉसफी से, उस आइडियोलॉजी से, उस थिंकिंग से। इनमें से कौन सी बात ज़्यादा मैच्योर है या बेहतर है, ये फैसला आप करिए। इसी के साथ का एक थोड़ा डीप क्वेश्चन है कि ऐसा कहते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ बंच ऑफ ग्रेट स्पीचेस। मतलब एक राजकीय इतिहास जो है किसी भी दुनिया का, किसी भी देश का, वो एक ग्रेट पॉलिटिकल स्पीचेस है। तो क्या आज ये जो ग्रेट सेक्युलर पॉलिटिकल स्पीच का जो ये दौर जो है, क्या वो ख़त्म हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन, स्पीच का मतलब है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो पहले से बढ़ गया है। आज आपके पास सोर्सेज कम्युनिकेशन के अलग हो गए हैं। आज आपके पास गूगल है, आपके पास आज क्या बोलते हैं उसे, ट्विटर है, आपके पास ट्विटर, व्हाट्सएप है एंड सो ऑन। तो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन और जितनी डिटेल आपको आज अवेलेबल है, इससे पहले कभी नहीं थी। अब वो जो है, जहाँ तक स्पीच की बात है, वो अच्छा आप बोलते हैं, अच्छी तरह बोलते हैं, अच्छी बात और खूबी की बात है कि आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये मिसयूज भी हो सकता। हिटलर वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, बहुत कमाल का ऑरेटर था हिटलर, तो उससे क्या हुआ? तो ये जो पावर है, ये यूज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और बल्कि ज़्यादातर तो गलती होती है, आप लोग जानते हैं। तो अगर आपको एक नॉलेज बगैर पैशन के, बगैर ड्रामेबाजी के आपको दे दी जाए और आप उसे एनालाइज करें, उसे सोचें, तो ज़्यादा बेहतर है। आखिरी सवाल, एक जो हमारे कल जो कंपेयर थे उनके जैसे एक सिम्प्लिस्टिक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, त्यांच्या भाषेमध्ये 65 प्रश्न। इफ यू वर मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जी जी जी, हिंदी में बोलिए। अगर आपको अगर आपको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए 2 दिन के लिए, तो आप वो कौन से 2 बदलाव लाना चाहोगे? ऐसी बात जो है आजकल किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। तो मैं पता नहीं घर तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं, ऐसा मैंने सोचा। वो छोड़िए,
लेकिन अगर मुझसे आप पूछें कि क्या होना चाहिए, तो मैं पहले कहूँगा कि इस देश में कितना भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशन का बजट 10% होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ रिजर्वेशन की बहुत बातें होती रहती है, एजुकेशन में इसकी उसकी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होगा तो कब तक होगा, कब तक नहीं होगा। आप ये फिक्र छोड़ दीजिए थोड़े दिन के लिए। आप ये शुरू कीजिए कि जो हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे, वो चाहे मेडिसिन में हो, इंजीनियरिंग में हो, अभी आईटी में हो, कहीं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन। हमारा जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन है वो कमज़ोर। वो सिर्फ अच्छे स्कूल पैसे वाले बच्चों को अवेलेबल हो पाते हैं, वो अच्छे स्कूल्स में पढ़ पाते हैं, अच्छी जगह जाते हैं। जो गरीब का बच्चा है, वो गांव में 8 क्लासें हैं, एक टीचर है, ये हालात होते हैं अक्सर जगहों पे। हाँ जी, नहीं नहीं, सिर्फ गाँव में नहीं, पूना जैसे शहरों के अंदर जो छोटे छोटे बेसिक बात ये है वहां पर भी ये स्थिति कि है। आप अगर प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो फिर किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप रेस बराबरी से शुरू नहीं करवाते, एक लाइन में बच्चों को खड़ा करके नहीं शुरू करते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? फिर तो होगा। ये सीख कीजिए आप, और फिर 20 साल बाद बात कीजिए कि साहब रिजर्वेशन कब तक चलेगा। पहले ये तो ठीक कीजिए, और 20 साल तक, ताकि इसके पड़े हुए बाहर आ जाएं सब, तब बात कीजिए। ये क्यों नहीं ठीक है? इस पे हमारा पैसा ही नहीं है। एक 10% आपके यहाँ हेल्थ का होना चाहिए ना। एक आम इंसान को अच्छा इलाज ही नहीं मिलता है। हिंदुस्तान में एक हफ्ते में 7 दिन में जितनी औरतें माइनर मैटरनल कॉम्प्लिकेशन से मरती हैं, पूरे यूरोप में 1 साल में नहीं मरती। जैसे समझिए कि हर साल हिंदुस्तान में 400 जंबो जेट क्रैश हो जाए भरे हुए, उससे ज़्यादा औरतें मरती हैं। अगर 400 जंबो जेट हो जाए 1 साल में क्रैश, तो हंगामा हो जाएगा ना, पागल हो जाएंगे लोग। ये औरतें गरीब हैं, ये मरती मर जाएं, इसकी किसे फिक्र है? जो बच्चे हैं, मेल न्यूट्रिशन आपका इस देश में, जो अभी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है, सेम देश, सब सहारन कंट्रीज जो है, जो सहारन गरीब अफ्रीकन कंट्रीज है, उनमें मेल न्यूट्रिशन बच्चों में इतना नहीं है जितना भारत में। शर्म की बात, ये हमारा इशू ही नहीं। इसका 10% होना चाहिए। किस चीज पे खर्च कर रहे हो भाई? किसके लिए खर्च कर रहे हो? ये डिफेंस बजट का हिस्सा होना चाहिए। अगर देश को बचा रहे हो तो सिर्फ सरहद पे थोड़ी बचाओगे, तुम उसे बीमारी से भी तो बचाओगे, ये डिफेंस है। उसे जहालत से भी तो बचाओगे, ये डिफेंस है। देश का डिफेंस तुम बिना बीमारियों से लड़े और जहालत से लड़े कैसे कर सकते हो? हमारा डिफेंस सिर्फ सरहदों पे नहीं है, ये भी डिफेंस का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच सर। एक in my thank you note I would like to say कि there are very few people, बहुत कम लोग हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जो अपने स्टारडम का डायरेक्ट सोशल चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें से जावेद साहब एक है। और मैं जब 21 साल का था तब मैंने उनको एक लेटर लिखा था। उसके 4 दिन बाद मुझे सीधा मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, मैं जावेद बोल रहा हूँ, जावेद अख्तर। और मैं जाके उनसे मिला और उनके साथ कुछ थोड़ा काम किया। So this quality of his, which he is available for every social interaction and social change, is what makes him a true star for me and for all of us. And secondly, जब हम ये चेंज करेंगे कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो आज मुझे ये मिली है कि आज इनके साथ समय मिला है, तुषार गांधी जी के साथ, कुमार केतकर जी के साथ, तो मैं आज मतलब इनसे 1 करोड़, उनसे 1 करोड़, इनसे 3 करोड़ का मालिक आज मैं हो गया हूँ।
when we will come to this state, you know, then I think we will be truly sort of, you know, creating more Javed Akhtars in India and more Kumar Kirkars and more Tushar Gandhis. Thank you so much. Thank you, मैंने सही क्रांति। सुन, आप कह रहे हैं 3 करोड़ के मालिक हो गए, मतलब हम सबकी 1-1 करोड़ की लगाई आपने। हाँ?